हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मुमताज क्लासेस। आज की डेट है 18 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा लेक गार्डा के बारे में, दूसरा नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में, तीसरा पीरियड पॉवर्टी, चौथा नवरोज फेस्टिवल और लास्ट का आर्टिकल होगा महानदी रिवर के बारे में। इनके बारे में जानने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो कि है लेक गार्डा के बारे में। लेक गार्डा कहाँ पे है और इसी ये न्यूज में क्यों आई है, इसे हम जानते हैं। पहले देखिए, इटली की जो है ये लेक है, इटली, ये आपका इटली का मैप दिख रहा है आपको। ठीक है, ये यहाँ पे है लेक। अगर इसको थोड़ा सा लार्ज सेक्शन में देखें तो ये है, ये आपकी लेक है। ठीक, अब इसकी हालत बेचारी की ऐसी हो गई है, यानी कि सूखने लगी, काफी हद तक सूख गया है। क्यों सूखी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपकी एक तरह से कंट्री, जो इटली है, जो कंट्री है, उसकी लार्जेस्ट लेक है। इसमें लेक गार्डा एक है, काफी हद तक सूख चुकी है। इसमें एक तरह से वर्स्ट ड्राउट देखने को मिला है वहां की न्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपने लोवेस्ट लेवल पे है अभी, अभी तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पे। ऐसा नहीं है कि पहली बार सूखी है या पहली बार इसमें पानी कम हुआ है लेक में, नहीं। मगर अभी जितना अभी कम है ना, ये अब तक का सबसे कम लेवल है पानी का। तो यही चिंता जताई जा रही है, इसलिए आपकी लेक गार्डा न्यूज में आई है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये न्यूज में क्यों आई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इटली की एक पो रिवर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो जो ये आप देख रहे हो ना, ये काफी जो चट्टानें आपको दिख रही है, बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे दिख रही है, व्हाइट व्हाइट। ये मतलब किस वजह से दिख रही है, क्योंकि पानी का लेवल, मान लीजिए पहले पानी का लेवल यहाँ तक था, अभी पानी का लेवल कमती होने लगा, कम होने लगा, तो नीचे जाने लगा। नीचे जाके क्या हुआ कि ये आपका नीचे की इसका जो सरफेस है, चट्टानों का जो सरफेस है, ये रॉक्स है, इनका सरफेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ है कि अंडर वाटर रॉक्स दिखनी शुरू हो गई है। और ये क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि जो उसका कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी का एवरेज टेम्परेचर ऑलमोस्ट लगभग 27 डिग्री है, उसको अप्रोच कर गया, ये इसमें बोला गया है, जो कि बड़ी ही खतरे वाली बात है। इससे क्या है, बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं वो आने की आशंका बनी रहती है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका लेवल जो है क्यों श्रिंक हुआ है लेक गार्डा का। अगर हम नॉर्दर्न इटली की बात करें, क्योंकि देखिए ये पोर्शन है नॉर्दर्न इटली का, ये पूरा पोर्शन नॉर्दर्न इटली का होगा। इसके ऊपर क्या एक फ्लो करती है रिवर, जिसका नाम है पो रिवर। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पो रिवर फ्लो कर रही है, इसका नाम पो रिवर है। तो जो पो रिवर फ्लो कर रही है, ये क्या हो, सूख गई। ठीक, इसमें पानी बहुत कम हो गया। अब ये पो रिवर क्यों यूज में आती थी, किस काम में आती थी। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपके फार्मर्स रहते हैं, क्योंकि आप जानते हो रिवर्स के आसपास बहुत ज्यादा फार्मिंग होती है। अब फार्मिंग के लिए इसका पानी यूज किया जाता था, अब इसका पानी इतना ज्यादा यूज किया जाने लगा, ये पानी की सूख गई, तो इसलिए किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, एक तरह से फिनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये एक आंकड़ा भी दिया हुआ है कि रेनफॉल कम हुई, यानी कि बारिश कम हुई काफी महीनों से। और जो स्नोफॉल भी वहां पे कम हुई, 2022 की अगर हम बात करें, लगभग 70% स्नोफॉल में कमी देखने को मिली। और ये रिवर क्या है, पो रिवर क्या है, पूरी तरह से एक तरह से सूख गई, जिससे कि जो इटली का एग्रीकल्चर एरिया था, एग्रीकल्चर जो लैंड था, इसके आसपास का एरिया या थोड़ा दूर दराज का एरिया, उसमें पानी पहुंच नहीं सका। एग्रीकल्चर तो बगैर पानी के बेकार है। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगी, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहीं पे इंडस्ट्री ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहले पानी के लिए एसेंशियल यूटिलिटी क्या है आपका, सॉरी, इंडस्ट्री के लिए सबसे एसेंशियल यूटिलिटी क्या है आपका, पानी है। क्योंकि पानी से आप क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। जब पानी नहीं होगा तो इंडस्ट्री लग नहीं पाएगी और एग्रीकल्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें बहुत देखने को मिली, मतलब यहाँ पे ये ऐसी इवेंट देखने को मिल रही है। तो अब ये पार्स कंडीशन किसे बोलते हैं, पार्स कंडीशन बोलते हैं जो बिल्कुल सूख जाए, उसको पार्स कंडीशन बोलते हैं। पो जो रिवर है, उसकी इटली की लॉन्गेस्ट रिवर है, उसमें एक पार्स कंडीशन देखने को मिली, यानी कि सूख गई। तो नीचे आप देख रहे हो ना, ये बेचारी पो रिवर है, ठीक है, ये सूख गई है। ठीक, अब इससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि इरिगेशन तो हो ही नहीं सकी। तो इस वजह से जो उनकी राइस की फील्ड्स थे वो बर्बाद हो गई, ये हुआ। अब इसको कंपनसेट करने के लिए जो वहां की ऑथोरिटीज थी, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, जो आपकी लेक गार्डा थी, ये रही लेक गार्डा यहाँ पे, लेक गार्डा से इसमें पानी ट्रांसफर करा जाने लगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाने लगा, जिससे कि पो रिवर में पानी जाए, लेक गार्डा से पो रिवर में पानी गया, पो रिवर से आपका कहाँ पे जाने लगा पानी, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को। तो ठीक है, ये तो सोल्यूशन हो गया कि भाई एग्रीकल्चर को पानी मिलना शुरू हो गया। पर ओवरऑल आपकी जो लेक गार्डा है वो तो सूख गई ना, जो एक आपकी लेक थी वो तो बर्बाद हो गई।
ये बर्बाद होने के कगार पे है। तो इससे बाद में ऑथोरिटीज को क्या दिखाई दिया, जुलाई 2020 में ऑथोरिटीज को दिखाई दिया नहीं नहीं, ये तो हमने गलत डिसीजन ले लिया, इससे तो ठीक है ये समस्या सोल्व होगी, मगर अभी लेक गार्डन तो सूख गई, तो इसका जवाब कौन देगा, इकोलॉजिकल बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। तो इन्होंने एक रूल पास किया कि नहीं, अब लेक गार्डन से जो पानी का जो हम खपत कर रहे थे, पानी को कंज्यूम कर रहे थे, उसको बहुत कमती कर दिया जाए। तो यहाँ पे यही बोला कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टू प्रोटेक्ट द लेक। अब लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पानी का जो अमाउंट आप पर डे ले रहे थे, जितना भी वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे पानी, जितना भी वहां से ले रहे थे पानी पंप्स के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, जो भी उनकी जिस तरह से भी उन्होंने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा पानी को लेने के लिए, तो वो उसमें कमी कर दी गई है, तो लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे क्या फाइनेंशियल जो, क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि वहां पर टूरिज्म बहुत है आपका, ठीक है, और टूरिज्म होगा तो क्या है, आपकी जो वहाँ की कंट्री की जो जीडीपी है, फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है, वो उसमें सुधार आएगा ना, यानी कि अगर टूरिज्म अच्छा होता है। तो इसी चीज को देखते हुए ये आपका आर्टिकल पूरा लाइमलाइट में आया। तो वाटर की कमी की वजह से जो डाइवर्ट किया जा रहा था, लेक का लेवल लोवेस्ट देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा जो है नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले तो ये देखो, नेशनल मिशन है क्योंकि आपकी कंट्री का है, मतलब इंडिया का है, तो मिशन चला है किसी न किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो ये होगा इंटरडिसिप्लिनरी, जहाँ पे कई सारे आपके फील्ड को, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होता है, नॉलेज के हुए, एक्सपर्टाइज के हुए, उनको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने का मतलब एक साथ ज्वाइंट किया जाता है। जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है, ठीक है, आपका किसी फर्टिलाइजर का फील्ड है, किसी और दूसरी चीज का फील्ड है, या आपका कि कोई भी चीज हो सकती है जो भी आप समझ सकते हो, तो वो सारी चीजों को कंबाइन कर दिया, इसलिए कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी। जहाँ पे इंटर वर्ड आ जाए यानी कि डिफरेंट, जैसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज यानी डिफरेंट कास्ट में मैरिज करना, ठीक है। इंटरसिटी मतलब डिफरेंट सिटियों के बीच इंटरसिटी सर्विस, बस सर्विस प्रोवाइड की गई, यानी कि दो सिटीज के बीच डिफरेंट सिटी। और इंट्रा इंट्रा मतलब सेम रीजन में, जैसे इंट्रा यूपी, यूपी के अंदर ही, इंटर मतलब स्टेट, इंटर स्टेट मतलब यूपी और बिहार के बीच में, कह लीजिए यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में, इस तरह से। तो इंटर डिसिप्लिन मतलब ब्रांचेज होगी किसी भी आपकी टेक्नोलॉजी और उसकी नॉलेज की, जैसे कि आपकी केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो हम उसे इंटरडिसिप्लिनरी कोई एक ब्रांच निकाल दी जाएगी, जिसमें थोड़ी केमिकल इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होगी और मैकेनिकल की भी नॉलेज होगी, तो उसको क्या क्या बोलेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बोलेंगे। इसी तरह से इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होगा यहाँ पर साइबर आ गया और एक फिजिकल सिस्टम आ गया। फिजिकल सिस्टम जिसे आप टच कर सकते हो, साइबर ये तो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये तो इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से रिलेटेड है, आपका क्या नाम, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी को आप देख थोड़ी सकते हो, मतलब आपकी कोडिंग है, आप कोड है, कोड को कैसे आप वो करोगे, टच थोड़ी कर सकते हो। तो ये मतलब जो आपका इंटेंजिबल कह लीजिए इसको तो साइबर मतलब टेक्नोलॉजी से यहाँ से रिलेटेड आ गया, ठीक, रिसर्च और टेक्नोलॉजी का। और फिजिकल सिस्टम जो आपकी टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई करोगे, उसका फिजिकल सिस्टम बनाओ, जैसे कि आपका एंड्रॉइड फोन, ये एक फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। आपका घर, घर को आप स्मार्ट होम बनाओगे तो वो फिजिकल सिस्टम हो गया। तो साइबर और फिजिकल सिस्टम को कंबाइन कर दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि मिशन चलाया है इंटरडिसिप्लिनरी साइबर और फिजिकल सिस्टम के ऊपर। तो अब इस क्यों न्यूज में इसे हम पढ़ते हैं। जो हमारी एमएसटी है, एमएसटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी किस चीज के ऊपर, इन्होंने कहा कि हम एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएंगे, किसके अंडर चलाएंगे, इसके ऊपर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंडर चलाएंगे। क्या आपका जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएंगे। जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट में कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, कि आपके जैसे यहाँ पे बोला गया 35 प्रोजेक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होगी ना, उसमें एकेडमी भी होगा आपका, इंडस्ट्री भी होगी, और कई सारे आपके डिफरेंट फील्ड होंगे, ठीक है, रिसर्च होगी। तो ये सारी चीज आपके इस टाइप के कई सारे प्रोजेक्ट चलाएंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके, जिस पर आपका टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेके आया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट चलेंगे, ठीक है, ये तो इसलिए न्यूज में आया। दूसरा यही है कि अब यहाँ जो प्रोजेक्ट चलेंगे किसके अंडर चलेंगे या कौन इसे इम्प्लीमेंट करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा टीआईएच और आपके जो आपके यानी कि एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, या रिसर्च इंस्टीट्यूशन बोल दीजिए, किसके होंगे, वो होंगे यूएसए के। तो कहने का मतलब प्रोजेक्ट किसका हो गया, ये इंडिया प्लस यूएसए का प्रोजेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना है किस किस का प्रोजेक्ट है, इंडिया और यूएसए का, दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और ये 35 प्रोजेक्ट चलाएंगे। 35 प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, ये चला रहा है इंडिया,
ठीक है, वो 35 प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहा है। वो अब उसने आइडेंटिफाई किया होगा ना, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने ये आइडेंटिफाई किया, हाँ इस फील्ड में हमें इन टॉपिक्स पर हमको रिसर्च करने की जरूरत है। तो इसलिए उसने ज्वाइंट प्रोजेक्ट चला दी, किसके साथ कोलैबोरेट करके, किसकी हेल्प से, कि यूएसए की हेल्प से, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी रिसर्च और एक्सपर्टाइज ज्यादा है। और आपको पैसा तो देना होगा, और पैसा कितना दे रहा है यहाँ पे देखिए, पैसा ये दे रहा है 3,660 करोड़। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला है इंडिया ने कि हमारे पैस 15 तो टेक्नोलॉजी हब, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब, और 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब ये स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना आपका। ठीक है, इसमें क्या प्रमोट किया जाएगा, क्या एक्सलेट किया जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप को, कि आपके एंटरप्रेन्योर आएंगे, वो इस चीज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। आप जानते हो इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्टअप इंडिया चला हुआ है, और उस पर बहुत बड़े हाई लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, यही है कि इससे से टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो होती है सोसाइटी को, कि हम लेटेस्ट देखिए, जितने पास हमारी टेक्नोलॉजी है फिलहाल अभी, वो एक तरह से ठीक है काम चल रहा है, पर सफिशिएंट नहीं है ना। आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, उस चीज को देख के तो सफिशिएंट नहीं कह सकते। तो हमें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। वो अकेले के दम पे आज की ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे जितने काम हो रहे हैं, अकेले के दम पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका ग्लोबल इकोसिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए कई कंट्रीज को कोलैबोरेट करना होता है, और उन कंट्रीज को जो इस फील्ड में महारत हासिल है जिन्हें, जैसे कि आपके वेस्टर्न कंट्री, यूएसए, ठीक है, यूरोप, ठीक है, ये है आपके। तो इन्हीं के साथ हमने कंबाइंड किया, तो ये सब हो गया। ठीक है, और ये क्या बोलता है, क्या अचीव करेगा, कि कोलैबोरेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा, और सीपीएस के फील्ड में ये इन एरियाज पर वर्क करेगा, और नई नई टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन को अचीव करेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर हम ये जान लेते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम होते क्या है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए, ये आपका घर हो गया। घर को किससे जोड़ दिया? ड्रोन से जोड़ दिया। ठीक है, गाड़ी को किससे जोड़ दिया? घर से जोड़ दिया। इसको एंड्रॉइड फोन से जोड़ दिया, एंड्रॉइड फोन को टैबलेट से जोड़ दिया, टैब से जोड़ दिया। इसको सर्वर से जोड़ दिया, इसको आपको किससे जोड़ दिया? आपका कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया। ये आपकी जो स्मार्ट वॉच है, इसको और कई सारे सिस्टम से जोड़ दिया। घड़ी को कई सारी आपकी जो टेक्नोलॉजी की जो आपका फिजिकल सिस्टम है, फिजिकल वो है, ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ड्रोन, इसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो रहा है ना, तो ये ड्रोन है। तो कहने का मतलब ये आपके इंटरलिंक रहेंगे। यहाँ पे देखो, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया साइबर। साइबर से ही यहाँ पे क्या आ गया, आपकी जो इंटरनेट हो गए, सर्वर्स हो गए, या ये सारी चीजें होगी, इंटरनेट वाली जो चीजें होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाली चीजें होगी। और फिजिकल सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी आपकी है, जैसे लैपटॉप है, ये फिजिकल सिस्टम है ना, टेक्नोलॉजी का यूजेज है इनके थ्रू। ठीक है, तो इनको सब कनेक्ट करके स्मार्ट होम बनाना है आपको। स्मार्ट होम में क्या होगा, कि सेंसर्स लगे होंगे। आप ताली बजाओ, आपकी लाइट ऑफ हो जाए। ताली, आप रूम में बैठो, आपकी हीट को सेंस करके जो बल्ब है उसमें हीट सेंसर लगे होंगे, तो वो अपने आप ग्लो करने लगे, जलने लगे। आप मूवी देख रहे हो अपनी एलसीडी पे, तो आप वहां पे बैठे हो तो चल रही है, आप वहां से उठ के चले जाओ तो अपने आप बंद हो जाओ। किस वजह से? सेंसर्स। ठीक है, तो सेंसिंग इसमें होगी। तो इसमें यही बोला है कि साइबर फिजिकल जो सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा, सबको क्लब कर देगा। किसकी चीज को? सेंसर्स को, यानी कि सेंसिंग वाला जो फील्ड है, कंप्यूटेशन को। ऐसे कोड बनाएंगे जिसमें कंप्यूटेशन होगी, यानी कि हाई प्रोसेसर्स होंगे। हाई प्रोसेसर्स के लिए बड़े सर्वर्स चाहिएंगे। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके कंट्रोल होते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत बड़ा यूज होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा, नेटवर्किंग ऐसी होगी। नेटवर्क मतलब यहाँ पे इंटरनेट से मतलब है, के बड़े बड़े हाई लेवल के नेटवर्क इसमें यूज किए जाएंगे। कोडिंग, बड़ी बड़ी कोडिंग, हाई लेवल की कोडिंग, और बहुत एफिशिएंट कोडिंग इसमें यूज की जाएगी। और वो किसके साथ क्लब कर दिया जाएगा? फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाएगा जो आपस में इनको सबको एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्ट करे टू ईच अदर। यहाँ पे पढ़ रहे हो ना आप, ये लिखा है कि कनेक्टिंग देम टू इंटरनेट टू ईच अदर। तो इस पिक्चर से मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप ठंडे दिमाग से बैठ के स्लाइड को पॉज करके पढ़ना, और दिमाग पे जोर डालना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे कि ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार में क्या होगा, सेंसर लगे होंगे, इंटरनेट होगा, क्योंकि इंटरनेट आपका कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगा ना। ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार कैसे, कहीं ना कहीं से कंट्रोल करोगे, उसे कमांड दोगे, तो अब ड्राइवर नहीं बैठा होगा, पर कोई तो कमांड देगा ना उसे। किसी कंट्रोल रूम से, कंट्रोल रूम से सर्वर में, सर्वर से इसमें जाएगा, तो कहीं से ना कहीं से तो इसको कमांड दी जाएगी, या आपके ड्रोन के थ्रू इसे कमांड भेजे। किसी भी एंगल से
आप इसे भेजो, पर कमांड तो दी जाएगी ना, कंप्यूटर को कमांड देते तभी तो कट कॉपी पेस्ट करता है, वरना वो अपना आप नहीं करेगा ना। तो इस तरह से तो ड्राइवरलेस कार में ये कम्युनिकेट कर सकेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, सेंसर्स लगे होंगे घर में, जिससे कि आप घर को स्मार्ट होम बना सके। ठीक है, और इम्प्रूव करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे इम्प्रूव करेंगे? जो आजकल के इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। देख आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आपके एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस आ गए, जिसमें आदमी की मेहनत बहुत कम है, बस मशीन लगा दो और वो अपना आप ही सारा काम कर देगी। ठीक है, इस तरह की चीजें है। आपका ड्रोन सिस्टम से आप स्प्रे कर सकते हो, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हो, कहीं पे लोकस्ट का अटैक हुआ है फसल पर उसका पता लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, कहीं पे आग लगी है, फायर लगी है, तो उसको आपका पूरा मैपिंग की जा सकती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके तो एग्रीकल्चर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। और इससे साइंटिस्ट को, ठीक है, और आपका जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है रिसर्च का, उसको क्लब कर सकते हैं, एकेडमिया को, साइंटिस्ट को, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्लब किया जा सकता है। ये इसमें बोला गया है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही रहेगा कि जो एडवांसेस हो रहा है फिजिकल और साइबर सिस्टम्स में, वो क्या इनेबल करेगा, कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा किसी भी कंट्री की, एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्केलेबिलिटी को बढ़ाएगा, रेजिलेंसी को बढ़ाएगा, सेफ्टी को, सिक्योरिटी का, यूजेबिलिटी को, ये सारी चीजों को बढ़ाएगा। देखो एक चीज है, अगर ये वर्ड आप रट लेते हो ना, और ऐसी कोई चीज आती है, तो ये तो ऐसे एवरग्रीन वर्ड है, आप जहां पे भी डाल दोगे वहां फिट बैठेंगे ही बैठेंगे किसी भी आंसर में। जब आप मेंस के आंसर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं प्री की। ठीक है, तो ये चीजें, कुछ कुछ चीजें है ना, रट लेनी चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये एक पूरा डायग्राम बना है, फिजिकल साइबर सिक्योरिटी, वो फिजिकल साइबर फिजिकल सिस्टम को बताया कि RFID IoT, ये किससे है? ये आपका RFID क्या है, यानी कि आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, जो आपके उस पे कार पे लगा होता है। ठीक है, वहां पे जो टोल प्लाजा होता है, तो वहां पे लगा होता है, इससे पहचान लेता है आपका नंबर क्या है गाड़ी का, तो उतना टोल कट जाएगा आपका। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ये चीजें है ना इसमें लगाई गई है, तभी तो ये चीजें यूज कर पा रहे हो। जो RFID जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज कर पा रहे हो ना इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की मदद से। इंटरनेट का इसमें कनेक्शन होगा, एम्बेडेड सिस्टम्स होंगे, ठीक है, वायरलेस सेंसर्स लगे होंगे, ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होगा पूरा का पूरा, और सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होगा, जो मैं पिछली स्लाइड में ये सब बता चुका हूँ। ये फिगर को, आपका पिक्चर को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये सब इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं, जो इस अब आता है मेन अब मुद्दे पे, जिसके बारे में ये आर्टिकल, नेशनल मिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में। इसे 2018 में लॉन्च किया गया, तो पुराना ही है, मगर ये न्यूज में इसलिए आया कि इसका कोलैबोरेट कर रहा है, और ये जो वर्कशॉप कंडक्ट की गई है MST द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने इस कितना इसका खर्चा दिया है, 3660 करोड़ रुपए का इसका खर्चा दिया है। कितने साल के लिए वैलिड होगा? 5 साल के लिए होगा। इससे क्या होगा, इनोवेशन लेके आ जाएगी नई टेक्नोलॉजी में। नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी जो भी है, वो तो एक तरह से डेटोरेट होती जा रही है, मतलब वो पुरानी हो चुकी है। आपको नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वही कहना कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम अभी घोड़ा गाड़ी से नहीं उतरे, तो वही बात आती है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी ना। तो इससे क्या होगा, पूरे एंटायर जो इंडिया है उसको कवर करेगा। कैसे? कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, इंडस्ट्री आएगी, एकेडमी आएगा, जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे IITs IIM है, उनके जो एकेडमी एक्सपर्टाइज है उनको कवर किया जाए, वो मतलब उनको कोलैब किया जाएगा उनके साथ। ठीक है, उनकी एक्सपर्टाइज को यूज किया जाएगा। इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपके पंडित बैठे हुए हैं इंडस्ट्री का, उनको यूज किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपके नियम कानून तो बनाती है, पैसा इनके पास है, तो इनको यूज किया जाएगा। तो मतलब कहने को यूज से मतलब क्लब किया जाएगा इनको। इनकी मदद से कैसे होगा? इनकी मदद के बगैर कोई एक आदमी का काम नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव्स इसके यही है कि कॉम्प्रहेंसिव मिशन है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्रहेंसिव मिशन का मतलब कि जिसमें सारी चीजें कवर कर ली गई, कुछ ना छोड़ा गया। कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं ना, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से किसी आर्टिकल को कवर करना। आप यूपीएससी के और सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इन वर्ड्स का मतलब। इनका एड्रेस है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाएगा, एप्लीकेशन में डेवलपमेंट करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट करेगा, स्किल का एनहांसमेंट करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम बना हुआ है उसको क्या दुरुस्त करेगा। ठीक है, स्टार्टअप का जो डेवलपमेंट हो रहा है किसकी मदद से? CPS की मदद से, इसमें और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी की मदद से, उसमें स्टार्टअप को एक नए मुकाम पे लेके जाएगा। मिशन का एम यही है कि क्या इस्टेब्लिश करेगा, 15 TIH इस्टेब्लिश करेगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब इस्टेब्लिश करेगा, और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क इस्टेब्लिश करेगा। वो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ ही लिया था, ये वाली स्लाइड्स में लिखा है ना। 15 तो टेक्नोलॉजी हब, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब, और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब को एस्टेब्लिश करेगा।
ठीक है, ये हमने जाना इसके बारे में। ठीक, ये पढ़ लिया। वही है कि भाई इसमें सबको कनेक्ट कर देगा, एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, मिनिस्ट्रीज को, स्टेट को, सबको कनेक्ट करेगा। और किस मॉडल पे काम करेगा? हब एंड स्पूक मॉडल पे। यानी कि मेन सेंटर की एक फोकस रहेगा और बाकी मिनिस्ट्रीज हुए, एकेडमी हुए, इंडस्ट्रीज हुए, ये इनसे कनेक्ट रहेगी, एक सेंटर से कनेक्ट रहेगी। ये होता है हब एंड स्पूक। हब तो इसका सेंटर हो गया, स्पूक मतलब इसकी जो तिल्लिया है, ये है। जैसे कि आपका रिम होता है, रिम साइकिल का पहिया होता है। ये तो आपकी जो एक्सल वाला पॉइंट हो गया, सेंटर और हब हो गया। ये जो इस साइकिल की तिल्लियां है, ताड़ी बोल दो या स्पूक बोला जाता है इनको, तो ये आपकी स्पूक होती है। तो हब एंड स्पूक मॉडल ये होता है। ठीक, और इसके फोकस एरिया वही होगा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ गए हैं, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगला आर्टिकल हमारा पीरियड पॉवर्टी के बारे में। देखो, पॉवर्टी आप जानते हैं, गरीबी। पीरियड पे यहाँ से मतलब है कि अब पीरियड का मतलब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन से नहीं है। पीरियड का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन्स के अंदर, जो आपकी लड़कियां होती है उनके अंदर जो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली पीरियड्स होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे न्यूज में क्यों आई है? न्यूज में इसलिए आई है, देखो ये एक कंट्री है यूरोप की, स्कॉटलैंड। यहाँ पे देखिए यूके से कनेक्ट करती है और इधर आयरलैंड से ये कनेक्टेड है। ठीक है, स्कॉटलैंड है। इसने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्ट एक्ट। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, पीरियड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड, और भी कई सारी होती है, सिलिकॉन कैप होती है, और भी बहुत सारी चीजें। तो जो पीरियड्स के प्रोडक्ट है उसका एक्ट बना है। कहने का मतलब इन्होंने अपनी पॉपुलेशन के लिए जो पीरियड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्री कर दिया है, और ये लीगल राइट माना है कि जितनी भी वुमेन्स है उनका लीगल राइट है, उनके लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू एक्सेस टू फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स। तो इसको क्या कर दिया उन्होंने? फ्री कर दिया, पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया। तो इंडिया वर्ल्ड में स्कॉटलैंड ऐसा नेशन बन गया है, पहला ऐसा नेशन बन गया है जिसने राइट टू एक्सेस टू फ्री प्रोडक्ट को एक राइट माना है और उसको लीगली प्रोटेक्ट किया है। किसकी मदद से? एक एक्ट बना के जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्ट एक्ट। ठीक है, ये तो न्यूज में आने वाली बात होगी कि क्यों न्यूज में आया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अगर डेफिनेशन आ जाए। हालांकि नहीं पूछेगा क्या पीरियड पॉवर्टी होती क्या है, पर जो पीरियड पॉवर्टी है, जब इसी तरह का वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इस तरह की फ्रेज, इस तरह की यूनिक वर्ड यूज करते हो ना, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये पीरियड पॉवर्टी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। आप इसे रट लो, पीरियड पॉवर्टी। तो पीरियड पॉवर्टी की डेफिनेशन की बात करें कि ये होते हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज है, उनमें क्या है कि जो वुमेन्स होती है वो पीरियड प्रोडक्ट जो है वो जो एक्सेस ना कर पाए, अफोर्ड ना कर पाए, उस कंडीशन को, उस स्टेट को बोला जाता है पीरियड पॉवर्टी। यानी कि सुटेबल पीरियड प्रोडक्ट को एक्सेस ना कर पाए, अफोर्ड ना कर पाए, उसको पीरियड पॉवर्टी बोला जाएगा। तो समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंडिया की बात करें कि इंडिया कहाँ लाई कर रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में। ठीक है, अब यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम यूनिसेफ की माने, तो इंडिया के अंदर 13% जो लड़कियां है वो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कब होता है, उसका कैसे बचाव करना है, किस तरह से हमें रहना है, उसमें कैसे मूड स्विंग होता है, किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करता है, वो कुल 13% ही लड़कियां अवेयर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 अगर लड़कियों की बात करें, खाली 13% ही, 13 लड़कियां ही ये बता पाएगी हाँ ये ऐसा होता है, ये नेचुरल है, ये है। काफी लड़कियां तो इसे टैबू समझती है, इसके बारे में बात ही करना पसंद नहीं करेगी। अगर आप इस बारे में बात करोगे खुल के, तो लड़कियां को गलत समझने लगेगी। इस समाज में इसको टैबू समझा जाता है। हमारी इंडियन सोसाइटी अभी इस चीज में काफी पीछे है, नो डाउट। बहुत अच्छे लेवल पे काम भी हो रहा है, स्कीम चलाई जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मगर पीछे है। तो ये आंकड़े तो यही बताते हैं, ठीक है, कि 2011 की बात है, अभी तो बहुत ज्यादा सुधार आ गया है। अगर 2021, 22, 23 की बात करेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़ चढ़ के मुझे लगता है कि 50 को क्रॉस कर गया होगा। ठीक है, तो अगर और आगे बढ़े तो हम ये जानेंगे कि 60% जो लड़कियां हैं, इस वजह से कि उनको पीरियड्स होते हैं, वो अपना स्कूल छोड़ देती है। यो सॉरी, छोड़ने के मिस कर देती है कि भाई अब मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं रोज पीरियड होंगे। ठीक है, मंथ में एक एक बार होने, मान लो कुछ दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, तो क्या है, अब 4-5 दिन तक उनको क्या है, वहां पे स्कूल में बैठना है। उनके पास जो है एक्सेस नहीं है, पीरियड उसकी पैड, जो सैनिटरी पैड होते हैं आपका, तो उसके एक्सेस नहीं है। तो क्या होता है कि भाई एक तरह का उन्हें डर लगता रहता है कि लीकेज ना हो जाए, तो कितना बड़ा उनकी बदनामी होगी, लोग उनको किस नजरिए से देखेंगे। तो स्कूल नहीं जाते, वो घर पे ही रहना सेफ समझते हैं। यानी कि अगर 4 दिन या 5 दिन या एक वीक तक ऐसा
होता है, उनकी जो बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो चलती है एक वीक के लिए, तो वो एक वीक तक अपना स्कूल मिस कर देंगे। एक वीक में कितना लॉस होता है उनका स्टडी का। तो 60% है ऐसा, ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है और निराशाजनक है। यहाँ पे अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं जो कि 79% बताया जा रहा है, किस उसमें कि कॉन्फिडेंस नहीं है लड़कियों में इस मुद्दे पे बात करने का, कि लड़कियां इस मुद्दे पे बात करना पसंद नहीं करती जनरली, ऐसी है 79। हम इसे चलो 80 ही मान ले, तो 20 में से 80 लड़कियां तो मना कर देगी, ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हो भैया, तुम तो गंदे लड़के हो, इस टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेंस्ट्रुएशन है इसका एडवर्स इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? औरतों के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हो ही उन्हें को रहा है ना, आदमी को तो नहीं हो रहा ना। इनकी एजुकेशन आहत होती है, क्वालिटी उनकी लाइफ की एकदम डेटोरेट हो जाती है, मैटरनल और जो वो है उनकी लाइफ वो एकदम बेकार होती है। ठीक है, और चाइल्ड हेल्थ तो भैया क्या कहने उसकी। ठीक है, इसी वजह से आईसीडीएस स्कीम, इंद्रधनुष, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें, किस किस का नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे ये फ्लैगशिप एक सर्वे होता है जो NFHS जिसको बोलते हैं, अभी 5वें सर्वे की बात की जा रही है। 5वें सर्वे में ये बोला जो 15 से 24 साल के बीच की जो औरतें हैं, जो लेडी है, औरतें कहना गलत हो जाएगा, कई लड़कों को बुरा लग जाएगा क्योंकि यंग है, उनको गर्ल बोलना सही होगा, लड़कियां है, 15 से 24 साल की जो लड़कियां है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट यूज करती है, सिर्फ 15 से 24 साल की लड़कियां। अब कहाँ कहाँ प्रोडक्ट यूज किया जाता है? 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 90% वुमेन प्रोडक्ट यूज करती है। ठीक है, 15 से 24 साल की लड़कियां। ठीक है, पुडुचेरी की बात करें और अंडमान निकोबार की बात करें, इसमें ये 99%, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कवरेज देखने को मिलता है इस चीज का, यानी कि जागरूकता यहाँ पर बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 100% की है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ पर 70% कवर देखने को मिलता है इनका जो पीरियड प्रोडक्ट्स है। बिहार नो डाउट कि सब में वर्स्ट कंडीशन में है, यानी कि 60% से कम यहाँ पर देखने को मिलता है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर बिहार कई आंकड़ों में बहुत नीचे है, जो कि बहुत दुख की बात भी है हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और निंदनीय भी है। इसमें वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ अच्छी स्टेप्स लेनी चाहिए इसकी जागरूकता को लेके। ठीक है, अगर 3 टॉप स्टेट्स की बात करें तो वो है बिहार। ठीक है, NFS 4 की बात यहाँ पर हो रही है। आप कहोगे बिहार तो यहाँ कुछ नीचे है, मगर वो NFS 5 में है, NFHS 5 में है। ठीक है, यानी कि डेटोरेट हो गया, उसकी कंडीशन और डेटोरेट हो और नीचे गिर गया। 4 में तो फिर भी अच्छा था, 90% था। उड़ीसा 72% और मध्य प्रदेश 61%। ये कुछ आंकड़े थे जो कि आंखें खोलने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स की कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए? एक है सूची स्कीम। ठीक है, ये अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाती है, 2013-14 में चलाई गई थी। ठीक है, अगला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। एक है सबला प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया था। एक NRLM भी है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो इस तरह की पैड्स बनाते हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। मतलब एक छोटे उस पे, मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं और छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तो है, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे हमने एक पिछले एक वर्ड डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि स्वच्छ भारत में मतलब स्वच्छता की जो भी चीजें होगी सब इसके अंदर आ जाएगी। या आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो, या आपका सैनिटेशन वाटर की बात हो, या आपका घर के कूड़े करकट की बात हो, या आपका माइंड साफ करने की बात हो, सब चीजें इसमें आ जाएगी। गाइडलाइंस फॉर जेंडर इश्यूज ऑन सैनिटेशन, ये 2017 में चलाया गया। नेशनल गाइडलाइंस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये 2015 में चलाया गया। ये कुछ कुछ ऐसे मैंने स्कीम्स लिखी जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रह जाए 2-3 स्कीम अगर आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा नवरोज फेस्टिवल के बारे में, जिसे आप पारसी न्यू ईयर के नाम से भी जानते हैं। नो डाउट ये 16 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया। ये हमारे पारसी भाइयों का, पारसी कम्युनिटी का त्योहार होता है, जिसको ये पारसी कम्युनिटी बहुत अच्छी से सेलिब्रेट करते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब आता है? ये जब वर्नल इक्विनोक्स होता है तब आता है। वर्नल इक्विनोक्स का मतलब जब हमारी बसंत ऋतु शुरू होती है, यानी कि स्प्रिंग शुरू होती है, तब आता है। ठीक है, उसमें ये करता है। ये कब? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, नवरोज के बारे में। देखो बड़ा ही संधि विच्छेद किया गया। नव का मतलब नया, नव जो हिंदी में पढ़ते हैं नव, तो नया हो गया।
ठीक है। रोज का मतलब क्या था कि 2 रोज 3 रोज 4 रोज, यानी कितने रोज हो गए? 4 रोज, यानी कि आपका रोज का मतलब यहाँ दिन है। ठीक है। तो न्यू डे यानी कि नया दिन। तो नया दिन इनकी जिंदगी में एक तरह से आता है कि ये आज हमारा नया दिन है, इससे हम नए रिजोल्यूशन लेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को भूल के, इस तरह का। तो ये ग्लोबली मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है ईरानी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो पारसीज है वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? सेंसाई कैलेंडर फॉलो करते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? जो सेंसाई कैलेंडर की स्थापना करने वाले थे वो पर्शियन किंग थे, जिनका नाम था जमशेद जी। ठीक है, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। ठीक है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है काम ना है, पर फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो जान लो क्या दिक्कत है। ठीक है। अब नवरोज फेस्टिवल को लिस्टिंग किया गया है किसमें? यूनेस्को की जो इंटेलिजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि जो लिस्ट है उसके अंदर इसको एनलिस्ट किया गया है। इससे क्या होगा? एनलिस्ट करने से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी कल्चर को संजो के रखा जाएगा। अगर कहीं ये डेटोरेट होने लगे तो यूनेस्को का एक काम होगा, अवेयरनेस फैलाने का काम होगा, पैसा भी देगा कि हाँ रिवाइव करने का एक काम करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते, जो नवरोज है इसका नई साल का सेलिब्रेशन कब किया जाता है? वो पारसियों के द्वारा किया जाता है। इवन मुस्लिम्स भी इसको करते हैं। कौन? दोनों शिया और सुन्नी, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है। ये मेनली ईरान का है, यानी कि पर्सिया जिसको हम बोल रहे हैं पुराने टाइम में। ठीक है। ये 21 मार्च को हर साल मतलब वो होता है, इक्विनॉक्स होता है ना, जो आपका वर्नल इक्विनॉक्स होता है, जो नया स्प्रिंग आता है, ये वाला देखो यहाँ पे अभी आएगा, ये अर्थ घूम रही है और ये आ गया स्प्रिंग। ठीक है। ये आ गया समर, ये आ गया ऑटम यानी कि आपका पतझड़, और ये आ गया विंटर। ठीक है। ये इक्विनॉक्स यहाँ पर, इस इक्विनॉक्स कब आता है? आपका 21 मार्च। ये आता है आपका, जो ऑटम आता है ये आपका 23 सितंबर। ठीक है। ये आता है। ठीक। तो इसको आता है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स ये होता है जब सूरज की किरणें, सूरज, यही कहिए जब दिन और रात बराबर टाइम के होने लगे, तब आपका न्यू स्प्रिंग ईयर स्टार्ट होता है, जो कि आपका 21 मार्च को माना जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक। यहाँ पे 1000 वो 1079, ठीक है, एडी में ये पर्शियन किंग थे जिनका नाम जलालुद्दीन मलिक शाह था। इन्होंने क्या है, ये फेस्टिवल को शुरू किया था। अब ये फेस्टिवल किस पर्पज के लिए शुरू किया गया था? रेवेन्यू रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। टैक्सेस लगाए गए तो इससे रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया। तो एक तरह से तब से ये शुरू हो गया। ठीक है। अब इसको 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग शुरू हो जाती है। ये डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है। ये वही चीज है, बार बार बताई जा रही है। ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है? वही है कि भाई आपका जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वल हो जाते हैं, दिन और रात की जो लंबाई है, यानी कि टाइमिंग लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, इक्वल हो जाती है इसमें 21 मार्च से लेके। ठीक है। इक्विनॉक्स कब होता है आपका? एक तो 21 मार्च को होता है, एक 23 सितंबर को होता है। ये आप याद रख लीजिए। और ये यूपीएससी ने साल 2018-19 में क्वेश्चन पूछा भी था इक्विनॉक्स के बारे में। सन जो है बिल्कुल आपका इक्वेटर पे हो जाता है, इक्वल लेंथ हो जाती है ना दिन और रात की, तो इक्वेटर पे हो जाता है। यही सब इसमें बोला गया। थोड़ा सा जोरोस्ट्रियनिज्म को भी समझ लेते हैं। देखो शुरू में क्या था, ये मोनोथेस्टिक फेथ था। मोनोथेस्टिक जो है कि एक भगवान में बिलीव करते हैं, जिनका बिलीव ये होता है कि भगवान एक ही। ठीक है। डिफरेंट नाम हो सकते, भगवान एक ही है। ये 3500 साल पहले की बात हो रही है। इन्होंने जो एंशियंट ईरान की जो प्रोफेट थे, जरस्तु जो थे, उन्होंने ये क्रिएट किया था। ठीक है। अब तो इसकी बात करेंगे 650 बीसी से लेके और जब तक इस्लाम आया 7वीं सेंचुरी के बीच तक, ये आपका पर्शिया का ऑफिशियल रिलीजन रहा। ठीक है। जोरो एस्टियनिज्म जो, ठीक है, ये रिलीजन रहा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आपके मुस्लिम आ गए। अब ये लड़ाइयाँ होने लगी, मारकाट थोड़ी सी बढ़ी। तो अब क्या है कि जो पारसी लोग थे वो छोड़ के भागने लगे। कुछ इंडिया आ गए, कुछ पाकिस्तान में पहुंच गए, कुछ इधर उधर आपके फैल गए। ठीक है। इनको बचाने के लिए अभी मोदी गवर्नमेंट ने शायद ध्यान नहीं है कौन से ईयर में, शायद पिछले साल या उससे पहले एक स्कीम भी चलाई थी, जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम का मतलब क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डाउन हो रही थी, इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए, इनका उत्थान करने के लिए जियो पारसी स्कीम भी चलाई गई, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है। तो अब इंडिया की अगर बात करें इनकी पॉपुलेशन की, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप आपको जियो पारसी ग्रुप मिलता है, जिनकी पॉपुलेशन 61,000 के लगभग है। ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें, टोटल वर्ल्ड में पॉपुलेशन इनकी 2.6 मिलियन है, जोरोस्ट्रियंस की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ये जो नया साल है, अब हर एक उसमें, इंडिया जानते हो आप पूरा एक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो है नया साल
को नए नए नाम से मनाया जाता है, जैसे कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, ये आपका वैदिक कल्चर के हिसाब से जो है नए साल का नाम है। ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, उगाड़ी आपके गुजरात में, नवरे आपका कश्मीर में। ठीक है। साजिबू चेरियोबा ये आपका मैटीज आपकी जो टाइप्स है मणिपुर की, वो मनाती है। चेती चांद आपका सिंधी जो टाइप्स है वो मनाती है, ओ सॉरी सिंधी जो कम्युनिटी है वो मनाती है। लोसोंग आपका जो सिक्किम है, सिक्किम हमारा जो स्टेट है, वो आपका नए साल का, ये सब नए साल के नाम है अलग अलग स्टेट के जहाँ पे ये मनाया जाता है अलग अलग नाम से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल और लास्ट का आर्टिकल हमारा महानदी रिवर के बारे में। न्यूज में क्या है, जो हमारा आईएमडी, आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने फोरकास्ट की कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होने वाला है, जिसकी वजह से महानदी रिवर में फ्लड आएगी, और फ्लड आने से ये अपनी डेंजर जो इसका मार्क है उससे भी ऊपर बहेगी, और आसपास के एरिया में जैसे ओडिशा में ये क्या बाढ़ लेके आएगी और काफी चीजें डूबेगी। ठीक है। अब ये बाढ़ कैसे आएगी और बहुत ज्यादा रेनफॉल कब होगी, कब कैसे होती है, देखिए ये आपकी होगी महानदी रिवर। ठीक है। ये महानदी रिवर होगी, ये आपकी किस किस एरिया उससे वो करती है, ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन आपकी उसमें ये निकलती है। ठीक। इसका जो ड्रेनेज एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक। ये आपका बे ऑफ बंगाल होगा, बे ऑफ बंगाल में आपका क्या है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने से यहाँ पर क्या होगा, आपका बारिश बहुत ज्यादा वो मतलब आएगी। यही सब बोला गया कि लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट होगा कहाँ पर, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ये सब इसलिए न्यूज में आया है। ठीक। अब यहाँ पे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में तो सिर्फ आपका थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि बड़ा दिखाने से थोड़ा सा चीजें क्लियर होती है। यहाँ पे देखो, ये आपकी महानदी रिवर होगी, और ये पूरा बेसिन दिखा रखा है, यहाँ पे उड़ीसा नहीं है पूरा, नहीं आपका छत्तीसगढ़ है। ये वो स्टेट कंबाइन करके जिसमें पूरा बेसिन फैला हुआ है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे देखो, जो ये लेफ्ट ट्रिब्यूट है हसदियो, मांड, इब, ठीक है, और ये भी है शिवनाथ, ये भी लेफ्ट है क्योंकि यहाँ से जाके इधर मिलती है जाकर। ठीक है। और जो आपकी राइट ट्रिब्यूटरी है, जोंग, ओंग, तेल, ये तीन राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। कहाँ जा गिरती है आपका, ये आपका चिल्का लेक से होते हुए कहाँ गिरती है, इधर जा गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आप चेक कर लो, ये थोड़ा और बड़ा फिगर यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखिए, ये शिवनाथ हुई, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आके मिल गई। ठीक है। ये मेन महानदी रिवर है, ये वाली। ठीक। ये ऐसा आ गई, तो ये जोंग हो गई, ये ओंग हो गई, ये आपकी तेल हो गई, इस तरह से। यहाँ पे हल्दी होगी, मांड होगी, इब होगी। ठीक। ये आपकी होगी, ये चार हो गई राइट ट्रिब्यूटरी, सॉरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और तीन हो गई आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी। ठीक। ये बंगाल में जा गई, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब थोड़े से की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हर एक बार जियोग्राफी पे रिवर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाती है। जो महानदी रिवर सिस्टम है वो क्या है, आपका थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया का रिवर सिस्टम है, किसके बाद, गोदावरी और कृष्णा के बाद। कृष्णा गोदावरी बड़ी रिवर है, ये इंडियन पेनिनसुलर जो रीजन है आपका, इंडियन पेनिनसुलर रीजन यानी जो पेनिनसुला है ना, ये तो पूरा, ठीक है, ये इंडियन पेनिनसुला, तो इसकी आपकी कृष्णा गोदावरी बड़ी रिवर है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी महानदी रिवर आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये थर्ड नंबर की इंडियन पेनिनसुला जो है उसकी लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। तो ये उड़ीसा की अगर बात करें, सबसे उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी हुई, क्योंकि यही हुई, महानदी हुई। ठीक है। इसके कैचमेंट एरिया की बात, कैचमेंट एरिया वो एरिया जिस जिस एरिया में होकर बहती है, इसकी छोटी छोटी जो रिवुलेस है, ट्रिब्यूटरीज है, जिस जिस एरिया को ये आपका बहती है और कवर करती है, वो आपका पूरा कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पांच है, झारखंड, महाराष्ट्र पांच है। याद रखो, क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बेसिन की बात करें, सेंट्रल इंडिया हिल्स, ये देखो आपका यहाँ पे सेंट्रल इंडिया हिल्स यहाँ पे है। ठीक है। ईस्टर्न घाट ऑन द साउथ एंड ईस्ट, ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाएगा इधर, और मेकाला रेंज इन द वेस्ट, इधर मेकाला रेंज है यहाँ पे। तो ये पूरा जो बीच का एरिया, कैचमेंट एरिया पूरा आ जाता है, इसका बेसिन आ जाता है। ठीक है। ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। अब सोर्स यही है कि कहाँ से पैदा होती है, ये आपका सिहावा जो कि बस्तर हिल्स है, बस्तर हिल्स है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ जो आपका स्टेट है, और अमरकंटक आपका साउथ ऑफ अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक से कह लीजिए, देखो डीप में जाओगे तो अगर सिंपल सिंपल पूछे तो अमरकंटक से पैदा होती है महानदी, और डीप में जाओगे बस्तर हिल्स, और डीप में जाओगे बस्तर हिल्स में भी सिहावा एक जगह है, वहां से पैदा होती है। ठीक है। और वो कहाँ पे, पहले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर अमरकंटक, अमरकंटक से बस्तर हिल, बस्तर हिल से सियावा,
यह क्या है, ये सियावा में पैदा हुई, सियावा कहाँ पे, बस्तर हिल्स में, बस्तर हिल्स कहाँ पे है, अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह का ये यहाँ से ऐसे मेजर ट्रिब्यूटरी शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ये आपकी लेफ्ट बैंक होगी, बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ओंग टेल जोंग की आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। यहाँ पे भी पिक्चर डाली गई है कि आपके सामने पिक्चर रहती है तो अच्छी से समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर कौन कौन से जो मेजर प्रोजेक्ट्स है और मेजर डैम्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हीराकुंड डैम, ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। रविशंकर सागर डैम, ठीक है, रविशंकर सागर प्रोजेक्ट है। दुधवा रिजर्वर, सोंदू रिजर्वर, हसदेव बैंगो, ठीक है, और टैंडुला, ये सब आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपका महानदी पे बनाए गए। अर्बन सेंटर या अर्बन सिटीज कौन कौन सी इस पे बसी हुई है महानदी पे, रायपुर, दुर्ग और कटक, तीन ये अर्बन मेजर सिटी इसके ऊपर बसी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।